हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम जून 2012 का जो क्वेश्चंस है पार्ट बी का वो हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लाइन बाय लाइन तरीके से देखेंगे, मतलब पहले रियल एनालिसिस का, फिर लीनियर अलजेब्रा का, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, है ना, और OD ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, लेट fn of x equals to 1 minus nx 0 for x belongs to closed interval 0 1 by n and 0 for x belongs to closed interval 1 by n 1, then फर्स्ट पॉइंट लिमिट जो लिमिट फंक्शन है, ये लिमिट फंक्शन होता है डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। नेक्स्ट बोला है fn कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। थर्ड बोला है लिमिट 0 होता है पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर। फोर्थ बोला है लिमिट एग्जिस्ट करता है पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर। ठीक है, याद रखिए ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो दिया गया है इनके बारे में जैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वगैरह निकालना रहता है तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना होता है इन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। पॉइंट वाइज कन्वर्जन करने का मतलब होता है इनका लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो देखना होता है। ओके, तो लिमिट फंक्शन देखते हैं। लिमिट फंक्शन दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x। जब भी ऐसा सिचुएशन आए उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। जब आप n को इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है ना, तो ये जो 0 0 इसमें मर्ज हो गया, 0 1 इसमें है तो ये वाला जो है इसमें मर्ज हो जाएगा, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 0, तो आ जाएगा 0। बट माय डियर फ्रेंड, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए इंड पॉइंट्स पर अलग से जरूर देख लेना चाहिए। 1 पर भी 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 पर अगर रखता हूँ तो 1 माइनस 0 क्या आता है 1, यानी दो वैल्यू है, एक 0 है एक 1 है। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तब आता है 1, अदरवाइज n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये 0 हो गया तो ये इसमें मर्ज हो जाने की वजह से 0 आता है, यानी 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 1। क्लियर हुआ बात। तो इस तरह से ये लिमिट फंक्शन है हमारा f ऑफ x। लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जन तो है। ठीक है, अब ये देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f, मतलब ये जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के तौर पे डिफाइन है क्या करके। आप देख लीजिए, ब्रेकिंग पॉइंट है 0, इस एरिया में ये 0 आता है, इस पर ये आता है, यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उस पर समस्या है, देख के समझ आ रहा है 0 पर। जैसे जैसे आप 0 की ओर आप राइट से जब अप्रोच करेंगे क्या होगा, आपकी लिमिट होगी 0, लेकिन फंक्शन वैल्यू 0 पर क्या आएगा 1। दैट इज राइट हैंड लिमिट एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है ना, जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट किस पर 0 पर, मतलब यूँ कहें है ना कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x जो है एग्जिस्ट करता है और ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं आता है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमें पता है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर कंटिन्यूस होने का मतलब है ओपन इंटरवल 0 1 पर कंटिन्यूस होगा, 0 पर राइट हैंड कंटिन्यूस होगा, 1 पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस होगा, तब जाके क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर 0 पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल इस पर कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ बोला डिफाइंस अ कंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए डिस्कार्ड होता है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन बोला है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कन्वर्जन, आपको रिजल्ट पता होगा कि सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो लिया जाता है उनके जितने भी टर्म्स हैं वे अगर क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो वो उसका जो लिमिट फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है ना। अगर सीक्वेंस के हर एक टर्म कॉन्टिन्यूस है और कन्वर्ज जिधर कर रहा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं हो सकता। आप MSc में इसका जो है थ्योरम प्रूफ भी किए होंगे और मैंने रिजल्ट के तौर पे जब इस पर बात किया था, इस चैप्टर को कवर कराया था तो बताया भी था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं क्या ये लागू हो सकता है, सीक्वेंस के हर एक टर्म कॉन्टिन्यूस है क्या वो देखना पड़ेगा, पहले तो वही देखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस के हर एक टर्म का मतलब सीधा सीधा आप fn ऑफ x को ही देख लीजिए डायरेक्टली। तो fn ऑफ x हमारा ये क्या ये कॉन्टिन्यूस है, देखिए 0 1 बाई n रेंज में हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है पॉलिनोमियल के तौर पे, और पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूस होता है तो फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे फंक्शन जो है 0 के रूप में डिफाइन है जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हुआ तो कॉन्टिन्यूस हुआ। तो इस रेंज में फंक्शन कॉन्टिन्यूस, इस रेंज में फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब समस्या अगर होगी भी तो केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे होगा। ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 1 बाई n, 0 1 बाई n 1 बाई 1, 1 बाई n से ब्रेक हो रहा है ना अलग अलग, तो 1 बाई n पे चेक कर लेते हैं। 1 बाई n पे चेक करने का मतलब है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, है ना, 1 बाई n पे चेक कर रहे हो तो 1 बाई n माइनस h। ठीक है,
तो लिमिट h टेंस टू 0, 1/n में आप कुछ माइनस कर रहे हैं, जो भी कुछ माइनस करेंगे 1/n में अगर कुछ माइनस करते हो आप, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कुछ घटा रहे हो, मतलब 1/n से छोटा होगा, तो कौन सा वाला स्थिति में आएगा, ये वाला सिचुएशन में आएगा। 1/n में कुछ माइनस कर रहे हो ना भाई, यानी इस वाले रेंज में आएगा ना, इस वाले रेंज में 1 माइनस n, तो 1 माइनस n, x के जगह में क्या है आपका 1/nh। आई होप ये चीज़ तो पता होगा, लिमिट तो आपको पता ही है, तभी इस पे आए हैं आप, है ना। n कैंसिल होगा, h टेंस टू 0 होगा, 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस nh, जो कि h टेंस टू 0 पर 0 हो चुका है, और 1 माइनस 1 0। लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका 0, राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो प्लस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जब 1/n प्लस h करेंगे, इसका मतलब 1/n में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड करेंगे मतलब ये वाला सिचुएशन में आएगा, इस पर डायरेक्टली 0 डिफाइन है, डायरेक्टली 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, 1/n पर। फंक्शन वैल्यू देख लेते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये आपका क्या है 0 है। क्या फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, यानी कि f ऑफ 1/n के इक्वल है ये, है ना। 1/n पे चेक कर रहे हैं ना अपन, देखिए f ऑफ 1/n पर रखिए, यहाँ पर 1/n यहाँ आया 1, 1 माइनस 1 0, डायरेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो कितना है 0, यस इक्वल हो रहा है, यानी 1/n पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इन जनरल ये जो है कॉन्टिन्यूअस है पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर। मुद्दा ये बात हुआ कि fn ऑफ x अगर कॉन्टिन्यूअस है पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर, इसका मतलब f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x जितने भी सबके सब कॉन्टिन्यूअस है, सीक्वेंस के हर एक टर्म कॉन्टिन्यूअस है, और जो लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि लिमिट 0 बस आता है, ये डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट ये भी है ना, यही आंसर होगा। अगर आप जल्दीबाजी में तो इस पर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि चौथा ऑप्शन एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के लिए। आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर पे जा सकते थे, बट मैंने पूरा डिटेल किया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट i इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 कंटेंट इन R एंड x बिलोंग्स टू R एंड लेट वर फाई ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हैं फाई ऑफ x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड i इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई सच दैट y बिलोंग्स टू i, देन वर फाई ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस समवेयर ऑन R। उसके बाद बोला है कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोला है सेम वही स्टेटमेंट, बस यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि डिफरेंशिएबल है पूरे R पे। याद होगा अगर इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, यहाँ पर सिंगल्टन 0 यूनियन सिंगल्टन 1 था, यहाँ पर सिंगल्टन 0 सिंगल्टन 1 तो नहीं है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, यानी 0 और 1 पूरा, है ना, इंटरवल हो जाएगा। अब सोचिए, आप लेने का तरीका सेम वही, आपको एलिमेंट R से टैग करना है और उस एलिमेंट को या उस पॉइंट को इनके साथ डिस्टेंस देखना है, और डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। अब वो जो डिस्टेंस का जो फंक्शन तैयार होगा, ग्राफ तैयार होगा, उस फंक्शन को आपको देखना है कि क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या क्या होता है। देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ये हो गया आपका 0 और 1, ठीक है। अब जो भी इधर मैं एलिमेंट लूँगा, है ना, उसका इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से डिस्टेंस अगर मुझे नापना होगा तो क्या करूँगा, मैं इधर इस 0 के साथ मापूंगा। अगर मैं इधर से अगर लेना होगा तो मैं 1 से मापूंगा। और जब मेरी एलिमेंट जो है, जब मैं एलिमेंट टैग करूँगा x रियल लाइन से, जब एलिमेंट मैं यहीं से टैग करूँगा तो डिस्टेंस होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ में पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ। इधर जैसे मैंने एलिमेंट यहाँ पर लिया तो डिस्टेंस इतना, 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 मतलब ये जो है ऐसे बनता है लाइन। इधर यहाँ लिया तो डिस्टेंस इतना, है ना, यहाँ लिया तो डिस्टेंस इतना, यहाँ लिया तो डिस्टेंस इतना। इसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो ये और ये ग्राफ बना, क्लियर। और देखिए यहाँ पर 0 और 1 कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर या फिर क्या बोलते हो आप, पिक पॉइंट। इस पर यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता। ये तो क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूअस है पूरे रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर जो है ना, ग्राफ देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो है। अब बात आती है डिफरेंशिएबल, जहाँ पिक पॉइंट मिला, कॉर्नर पॉइंट मिला, तो डिफरेंशिएबल ऑन आर बोलना गलत है। अब बी और सी पे देखना है कितने कॉर्नर पॉइंट, 2, 0 भी है 1 पर, 0 और 1 पर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आंसर होगा सी, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है दोनों पॉइंट। इसमें क्या बोल दिया, एग्जैक्टली एट 0 बस बोल दिया, गड़बड़ हो गया, दोनों पर है जबकि। तो कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 1। कन्फर्म है, तो इस तरह से इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n इक्वल्स टू sin पाई बाई n फॉर द सीक्वेंस a1 a2 a3 एंड सो ऑन द सुप्रीमम इज,
ठीक है, पूछा है सुप्रीमम 0 है, अटेंड करता है, इट इज़ अटेंड, 0 एंड इट इज़ नॉट अटेंड, 1 एंड इट इज़ अटेंड, 1 एंड इट इज़ नॉट अटेंड। अटेंड मतलब शामिल होना, ये बताया गया 0 है ना, और ये शामिल है उसके अंदर या नहीं शामिल है, 1 है उसके अंदर शामिल है या फिर नहीं शामिल है, इस टाइप से ऑप्शन बताया गया। अब देखिए जो भी सीक्वेंस है साइन पाई बाई एन उसको देख लीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, है ना। हमारा सीक्वेंस है एन मतलब साइन पाई बाई एन, केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिएगा, साइन पाई बाई 2, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, दैट इज साइन पाई, है ना। इसी में रखते जाइए, n = 1, n = 2 रखे तो ये आया, n = 3 रखेंगे तो ये आएगा, n = 4 रखेंगे तो ये आएगा, ऐसे करते जाइए आप। तो मिला क्या क्या, 0 1, है ना, √3/2 और क्या है आपका 1/√2, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब इनका सुप्रीमम पूछा है, देख के समझ आ रहा है सुप्रीमम 0 नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, क्योंकि 0 से बड़े वैल्यूज़ हैं, 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो सुप्रीमम 0 संभव ही नहीं है, ठीक है। बचा 2 ऑप्शन, मतलब कि 1 ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि फंक्शन के फॉर्म में दे sin x करके, चाहे आपको सीक्वेंस के फॉर्म में दे, इनकी विशेषता होती है ना, कि ये जो है इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, और हमें मैक्सिमम से ही मतलब है, सुप्रीमम से ही मतलब है, सुप्रीमम कितना होगा 1, जो कंडीशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये आपको पता होना चाहिए, साइन पाई बाई एन की जो सुप्रीमम होगी वो होगी 1। अब देखना ये है कि 1 क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख सकते हैं 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि सुप्रीमम 1 है एंड इट इज़ अटेंड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, फंक्शन के फॉर्म में अगर देता ना तो भी यही होता, हाँ बस ये देखना रहेगा कि वो अटेंड कर रहा है कि नहीं, लेकिन सुप्रीमम 1 ही होता है। डन। देखिए, यूजिंग द फैक्ट दैट समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n² इक्वल्स टू π² 6, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2n+1 होल स्क्वायर इक्वल्स करके, ठीक है, हमें ये दिया गया है और इसका यूज़ करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ये तो क्लियर किया जा सकता है, इसके अंदर ये मिल सकता है, तो क्यों ना पहले इसको लेकर चलें, ठीक है ना, वहाँ से पैटर्न पता भी चल जाएगा। समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n² इक्वल्स टू π² 6, हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस 1/5², ऐसे जाएगा, इक्वल टू π² 6। अब देखिए इसमें केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, और प्लस जो एक्स्ट्रा बचा ये बचा, तो इसको 1 बस लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन, एक ये हुआ, इक्वल टू π² 6। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2 प्लस 1 प्लस, अब इसमें देखिए 1/4 मैंने कॉमन निकाला, 1 बचा और ये हो गया 1/4। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर और कौन सा टर्म होगा, 1/6² 36 रहता, तो चूँकि 4 निकला है क्या बचेगा 9, क्लियर हो रहा है ना, इक्वल टू π² 6। कन्फर्म है ना, इसमें जितना भी टर्म है ये जो लिखा वो हो गया, प्लस ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आंसर लाना है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, और प्लस करके जो एक्स्ट्रा बचा मैं ये लिखा। 1/4 मैंने कॉमन निकाला तो बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस एंड सो ऑन, 1 अपने जगह पर है, 1 को उधर ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसी को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, 1 उधर जाएगा तो -1, ठीक है। अब देखिए इसी में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2², इसको क्या लिख सकता हूँ 3², इसको क्या लिख सकता हूँ 1²। केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए ये किस फॉर्म में है, ये है इस फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग है समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n², कितनी वैल्यू है π² 6, दैट्स इट। तो समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2n+1 का होल स्क्वायर, अब ये होगा प्लस 1/4, अब ये कन्वर्ट हो गया समेशन में, दैट इज़ इसकी वैल्यू होगी π² 6 इक्वल टू π² 6 - 1। अब ये इनके साथ मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 कितना होता है 24। अब इसको उधर ले जाते हैं, है ना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यही पर मैं कर रहा हूँ ना, इक्वल टू, तो ये उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, और ये ज्यों करते हुए है, ठीक है, तो इधर आया तो माइनस में हुआ। डन। अब इसको आप एलसीएम निकालिए, ये हो जाएगा 24, है ना, माइनस π² प्लस 6 × 4 कितना होता है 24, तो ऊपर में होगा 4π² और -1 अपने जगह पर, ये कितना हो जाएगा, है ना। इसके बाद वाली स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, 3π² 24 - 1, दैट इज़ π² 8 - 1। क्लियर है। तो जो भी आपका समेशन 1/2n+1 होल स्क्वायर है ये होगा π² 8 - 1। देखिए आंसर है हमारे डी, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी n × n रियल मैट्राइसेस
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट, है ना। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के इक्वल होगा, कि लेस देन आर इक्वल टू होगा, कि दोनों के मिनिमम के इक्वल होगा, कि दोनों के मैक्स के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आपको देख करके ऑप्शन डिस्कार्ड करना होता है, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगा, आप दो अलग अलग मैट्रिक्स चेक कर लीजिए, रियल मैट्रिक्स मतलब एंट्रीज रियल है और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया फील्ड, तो समझ लीजिए फील्ड भी आर है, दैट्स इट। अब बात आती है इन दोनों की रैंक की, है ना। अब एन जब कुछ नहीं दिया रहता तो समझना चाहिए एन की मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब 2x2, 1 3x3, 4x4, आप ऐसे मैट्रिक्स टैग कर सकते हैं। तो मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, ए इक्वल टू ले लीजिए आप 1 1, ठीक है, या आइडेंटिटी है, या आप दूसरा ले सकते हो वैसे। इसी तरह से बी मैंने ले लिया -1 0 0 -2, क्लियर ना, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है। देख के ऑब्वियसली पता चल रहा है इनकी रैंक है 2, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, और इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक है 2, क्लियर है। तो दोनों की रैंक कितनी है, 2 और 2, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों की इक्वल रैंक हो, हमें तो एग्जाम्पल डिस्कार्ड करने से मतलब है। ओके, अब देखिए दोनों का रैंक ऐड कीजिए, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4, लाइन क्लियर। अब बात आती है दोनों के सम की, ए प्लस बी कितना होगा, दोनों जब ऐड होगा 1 0 0 2 प्लस -1 0 0 -2, है ना। देख के समझ आ रहा है, ये दोनों कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है ना, ध्यान रखिए मैट्राइसिस का, दोनों स्क्वायर मैट्राइसिस है, 2x2 मैट्राइसिस मिलेगा, 1 -1 0 0 0 2 -2 0, क्या मिला 0 0 0 0। मुद्दा इस बात का है कि इनका रैंक कितना है, इनका रैंक होगा 0, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्लियर हो रहा है। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी है 4 और रैंक ऑफ ए प्लस बी है 0। अब देखिए, है ना, पहला ऑप्शन को रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना आया, है ना, आपका 0, और ये कितना है आपका 4, क्या 0 4 इक्वल होता है, डिस्कार्ड हो गया ना, ठीक है। ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 > 4 पॉसिबल है। इसको देख लेते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना है आपका 0, है ना, इनकी वैल्यू है आपका 0, और मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ठीक है, ये 2 आपने लिया, ये 2 लिया, है ना, यहाँ से दोनों के मिनिमम जब दोनों इक्वल होता है तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 2 आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ 2। तो देखिए 0 क्या 2 के इक्वल होगा, ये भी डिस्कार्ड हुआ ना। अब इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन में रैंक ऑफ ए प्लस बी 0 है, मैक्स है, ये 2 है, ये 2, मैक्स क्या होगा, दोनों जब इक्वल होता है तो मैक्स भी वही 2 होगा, क्या 0 2 के इक्वल होता है, नहीं, ये भी डिस्कार्ड। जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया तो ये आपका आंसर है। ये बहुत बढ़िया होता है अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आप एग्जाम्पल टेक करें और वहाँ से पूरा 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए, और आपको बी को आप रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। वैसे कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, आपको ऐसे मैट्राइसेस लेना है कि ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकें, तो ये डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड, और ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि देख लीजिए आप रैंक पॉसिबल है कि इक्वल हो, अगर ये भी 1 2 इसको भी 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, पॉसिबल है दोनों का रैंक इक्वल हो, लेकिन अदरवाइज बाकी सिचुएशन भी इनसे क्या होगा, छोटा होगा। डन है, तो दिस लेस देन आर इक्वल टू दिस प्लस दिस, कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जाई बी अ प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइन ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया है 3x3, ठीक है, जाई इनवर्स 1 जाई एल्सवेयर 0 फॉर अ वेक्टर v इक्वल्स टू, ये ट्रिपलेट है, बिलोंग्स टू R क्यूब, ऑब्वियसली v1 v2 v3 आर रियल नंबर्स। डिफाइन मॉड ऑफ v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ v या v ट्रांसपोज इफ w इक्वल्स टू 1 1 1, ठीक है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, R क्यूब का कोई एक वेक्टर होगा, देन मॉड ऑफ w पूछा है, ये डेफिनेशन है, उसमें इस वैल्यू को अप्लाई करना है और आपको देखना है आंसर क्या आता है, ठीक है ना। अब देखिए जाई दिया है प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जनरली जाई में देकर के ओमेगा रहता है, जाई दिया तो जाई पे बात करेंगे, और आपको पता होना चाहिए अगर जाई प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब कि जाई, है ना, क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा, है ना, और जाई क्यूब -1 इक्वल टू 0, आपको पता है जाई -1, है ना, जाई स्क्वायर प्लस जाई, है ना, +1 इक्वल टू 0, यहाँ से 1, यहाँ से एक वैल्यू निकलता है -1 प्लस √i√3/2, और एक वैल्यू निकलता है -1 - i√3/2। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए बाय श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है, इस एक को मैं 1, इसको आप समझ लीजिए जाई, और ये आपका जाई स्क्वायर, डन, ठीक है। अब खास बात ये जो है इनका सम जो है 0 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, मॉड ऑफ WA क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मॉड ऑफ W इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ WA W ट्रांसपोज, है ना, रूट ऑफ मॉड ऑफ W
दैट इज़ 1 1 1। याद रखिए रो वेक्टर है ना, और ये आपका दिया है जाई इनवर्स 1 और आपका जाई, बाकी पूरा 0 है ना, ऐसा ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इनटू करके अब चूंकि इनका ट्रांसपोज डब्ल्यू ट्रांसपोज तो कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा, कॉलम वेक्टर हो गया। प्रोडक्ट कीजिए, ये आपका 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 क्या मिलेगा 1 क्रॉस 3 है ना, ऐसे मिलेगा। तो ये इनके साथ है ना जाई इनवर्स, ये इनके साथ 1, इनके साथ आपका होगा जाई, और ये बचा इधर 1 1 1। अब ये देखिए ये आपका 3 क्रॉस 1 और ये आपका 1 क्रॉस 3 क्या मिलेगा, सॉरी 1 क्रॉस 3 और यह 3 क्रॉस 1 क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1, यानी एक सिंगल वेक्टर के तौर पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा जाई इनवर्स प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा है ना जाई। तो इसको आप 1 बाई जाई प्लस 1 प्लस जाई सॉल्व कीजिए, मैं इधर उसको लिख रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो होगा 1 प्लस जाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन जाई, ये हो गया 0, अभी जस्ट बताया गया था 0 अपॉन जाई। मॉड है, मॉड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मॉड आप जरूर लिखिए है ना, लेकिन इधर अब इसके बाद मॉड का कोई वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर 0, तो क्या हो गया ओवरऑल 0, तो आंसर क्या आएगा ए कन्फर्म। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी हमने बनाया था, याद होगा है ना, जून 2011 में, और ये उसी पैटर्न में दिया गया। कन्फर्म हुआ तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस A equals to Aij n cross n greater than or equals to 2 with real entries Aij A11 equals to 0 and trace 0 is, ये दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले और बताया जा चुका है, मैंने बताया था ट्रिक होता है इनका, जो भी आपका वेक्टर स्पेस दिया रहता है ना, वहाँ से एक आप आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स टैग करते हैं। तो मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स ले लेते हैं A equals to Aij n क्रॉस n, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n, और लास्ट टर्म क्या होगा ANn AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn, ये आपका n क्रॉस n। देखिए इसको 0 दे दिया भाई है ना, A11 जो भी है उसमें A1 क्या है 0, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं बताया गया था, आप आर्बिट्ररी को मैट्रिक्स टैग करते हैं, ठीक है ना, और इसमें कितने LI चॉइसेस हैं वो देखते हैं, जितने LI चॉइसेस होती है वही इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, ये ट्रिक है। दूसरा तरीका है कि इस ओवरऑल की जो डायमेंशन होती है, वेक्टर स्पेस की जो ओवरऑल की जो डायमेंशन है, ठीक है ना, उसमें से इसमें जो LD है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, उसको हटा दीजिए, तो वो जो बचेगा वही इनका डायमेंशन होगा। दो तरीके, मैं दोनों तरीकों को यहाँ पर बता देता हूँ ताकि बातें पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम देखेंगे LI चॉइसेस, चॉइस कैसे किया जाता है। देखिए पहले मैं बता दूँ कि हम देख रहे हैं ये वाला सिचुएशन, भाई आपने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, क्या लिखा है स्टेटमेंट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला ना भाई, A ट्रांसपोज इक्वल टू Aij Aj होगा, तो ये इनके इक्वल, इनके इक्वल, इनके इक्वल। तो आप देख सकते हैं इधर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी होंगे, सब के सब इधर एग्जैक्टली होंगे, ये इक्वल होंगे इनके, ये इक्वल होंगे, मतलब अब ये इसके इक्वल है तो इधर के जितने भी टर्म्स हैं सब के सब इधर हैं, तो हम LI चॉइस में रिपीट नहीं करते हैं, मतलब इधर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर को देखेंगे तो काम हो जाएगा। LI चॉइसेस का मतलब होता है यही कि अगर 2 ठो एलिमेंट है तो 1 ठो आप LI चॉइस मानेंगे। डन है तो क्लियर हो गया। अच्छा ये 0 है, एक और चीज़ दिया ट्रेस क्या है 0, ट्रेस 0, तो ट्रेस 0 है और ये 0 है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, जो इतना बचा उस पर बात कर लेते हैं। इतने का LI चॉइस देखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंडेंट है, तो जो भी LI चॉइस मिलेगा यहाँ से मिलेगा। ये टोटल n है तो ये कितना हुआ n-1, ये होगा n-1, यहाँ से n-2, फिर n-3, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म होगा आपका है ना 2, फिर आएगा 1, ठीक है। क्लियर हो रहा है इसके जस्ट ऊपर तक, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए n-1 है ना, ये हो गया आपका। और LI चॉइस आप देख रहे हैं ये तो बचा हुआ है, ये टोटल n टर्म है जिसमें से ये 0 है, LI की चॉइस के अंदर तो आता नहीं है। अब जो बचा वो टोटल n-1 टर्म है, n-1 टर्म है, लेकिन ट्रेस 0 है बोला है, तो इनका सम होगा 0 के इक्वल। तो एक को मैं बाकी के माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी एक जो एंट्री होगा बाकी ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एक फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो n-2 LI चॉइस होगा यहाँ पर n-2, ठीक। अब ये आपका है
n माइनस 1/2 प्लस n माइनस 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व जब करेंगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो n² माइनस n/2 है ना प्लस n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 4/2, ये होगा n² प्लस n माइनस 4/2। ये आंसर आ रहा है ये वाला, बाकी सब डिस्कार्ड। डन। तो इस तरह से बनाया जाता है भाई। अगर LD वाले में जाते तो और बहुत शॉर्ट है, तो थोड़ा मेहनत था इसमें, वो तो और शॉर्ट होगा, है ना। ठीक है, सेकंड तरीका ये है LD जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हटा दीजिए। अच्छा, वेक्टर स्पेस ऑफ क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इनकी डायमेंशन होती है nn प्लस 1/2। ठीक है, प्रॉब्लम कौन कौन कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा केवल, है ना, वो है देखो A110 एक प्रॉब्लम, है ना, -1 और ट्रेस 0 है, तो यहाँ से एक को मैं बाकी के माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वहाँ से एक और प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का मतलब LD है ना, तो यहाँ -1 मतलब -2, तो n² प्लस n माइनस 4/2। क्लियर है, आई होप समझ आया होगा। वैसे नेक्स्ट सेशन में मैं, है ना, लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू जरूर करूँगा। तो फिलहाल ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट n बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, डिफाइन s फ्रॉम n to n बाई sp of x equal to p of x plus 1 for every p belongs to n, then the matrix of s in the basis 1x x square x cube is given by ये मैट्रिक्स दिए गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को में जानबूझ करके n दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ही तो है, तो इसको चाहे वो p से शो करे, चाहे r से Rn से शो करे, चाहे n से शो करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री एट मोस्ट 3 होने का मतलब हो जाता है कि इनकी जो बेसिस होगी उसमें होगा 1x x² x³। ठीक है ना, यही तो बेसिस होगा, स्टैंडर्ड बेसिस। क्लियर ना। और एक मैपिंग तैयार किया गया, देख सकते हैं सेल्फ मैपिंग है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इसी मैपिंग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये जो S है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये 100% से हो रहा है। चाहे इसको चेक करके देख भी सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे मतलब है। तो ये तो श्योर है, ये बाय डिफॉल्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो S है या इसको T से शो करे चाहे S से शो करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चूंकि सेल्फ मैपिंग है तो लीनियर ऑपरेटर हुआ। डन। ठीक है, डिफाइन है इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके लिख रहा हूँ ना, इसको जमा करके और क्या लिख सकते हैं, SP ऑफ x इक्वल टू P ऑफ x प्लस 1 करके। डन। मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है कि, है ना, यहाँ से आप बेसिस टेक करते हैं, यहाँ से बेसिस टेक करते हैं। जब लीनियर ऑपरेटर का सिचुएशन होता है तो जो भी यहाँ बेसिस ले उसी बेसिस को इधर लिया जाता है। तो एक बार से मतलब है, तो ये बेसिस दे दिया है बीटा इक्वल टू, है ना, कितना दिया है 1x x² x³। ये तो श्योर है ना, कि इनकी डायमेंशन 4 है, 4 एलिमेंट है ना भाई बेसिस में, तो 4 हुआ मतलब एलिमेंट में, इसका मतलब क्या हो, डायमेंशन 4 डायमेंशन 4, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनेगा। ऑप्शन में तो सभी वैसे दिया हुआ है। डन। तो आपका मैपिंग ये है और बेसिस है ये, इनका सबका इमेज आप देखेंगे, S ऑफ 1 एक बार, S ऑफ, है ना, x और एक बार S ऑफ x² करके, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ऑप्शन आप देख लिए, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ ना। ठीक है, देखिए क्या होगा, S ऑफ 1, S ऑफ x, S ऑफ x², S ऑफ x³। जो भी आएगा इमेज उसको फिर इधर के बेसिस में, इधर का बेसिस भी यही है, इसी में आपको अरेंज करके लिखना है। S ऑफ 1, जब P ऑफ x का जब 1 होगा तो P ऑफ x प्लस 1 ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट मतलब 1 ही आएगा। जब P ऑफ x x तो P ऑफ x प्लस 1 x प्लस 1। क्लियर हो रहा है। जब इसके जगह में x², है ना, तो उसका इमेज यानी इसके जगह में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लॉजिक क्लियर हो रहा है। x³ S ऑफ x³ P ऑफ x के जगह पे x³ है, तो फिर P ऑफ x प्लस 1 होता है इमेज, तो x प्लस 1 का होल क्यूब। डन। अब इसको आप, है ना, तोड़िए। ठीक है, ये होगा x², है ना, इसको अलग से मैं देता हूँ, x² पर 2x प्लस 1, ये क्या होता है x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x। डन। अरेंज करके लिखिए 1.1 प्लस 0.x प्लस 0.x² प्लस 0.x³। ये है 1.1 प्लस 1.x प्लस, ये होगा आपका, है ना, 0.x², है ना, प्लस 0.x³ अब ये x² प्लस 2x प्लस 1 था, 1.1 2.x प्लस 1.x² प्लस 0.x³। नेक्स्ट स्टेप x³ प्लस, है ना, तो जमा करके इसको अरेंज करेंगे तो 1.1 प्लस 3.x
प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 1 डॉट एक्स क्यूब। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनको ऐसे, इनको ऐसे, इनको ऐसे, कोफिशिएंट्स को ना तो अरेंज करके हो जाएगा 1 0 0 0, क्लियर है। और फिर 1 1 0 0, उसके बाद 1 2 1 0, उसके बाद फिर 1 3 3 1, ठीक है, कंफर्म ना। तो इस तरह से ये हो गया क्लियर। कौन सा ऑप्शन, COD तो आपने देखा ही था, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी कन्फर्मली करेक्ट होगा। क्लियर, ऐसे कई क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आई होप आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर √2 e टू द पावर i पाई इज रैशनल नंबर, ट्रांसडेंटल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो देखिए आपको पता होगा, है ना, √2 e टू द पावर i पाई, e टू द पावर i पाई का मतलब क्या होगा, है ना, e टू द पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके, तो e टू द पावर i पाई क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस i साइन पाई, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि cos पाई होता है -1 और ये होता है 0, और ये हो गया पूरा और ये, तो क्या मिला -√2, ठीक है, क्या मिला -√2। ये तो श्योर है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये भी श्योर है कि n इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब केवल आइडेंटिटी, है ना, आपका i के फॉर्म में आएगा, आयोटा के फॉर्म में आएगा, इमेजिनरी के फॉर्म में आएगा, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये हो गया डिस्कार्ड, ठीक है, क्लियर ना। इमेजिनरी का मतलब केवल i के फॉर्म में आना था, ये तो यहाँ पर i है ही नहीं, ठीक। तो इस तरह से दोनों डिस्कार्ड, बचा बी और सी, मतलब कि ट्रांसडेंटल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या ये ट्रांसडेंटल नंबर है, ट्रांसडेंटल नंबर होने का मतलब क्या होता है, एल्जेब्राइक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन यही है ना, एन एलिमेंट इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल इफ इट इज नॉट एल्जेब्राइक, ठीक है। और आपको एल्जेब्राइक नहीं है या है, ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एल्जेब्राइक एलिमेंट कैसे आप देखते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर सिंपली आपको पता है कि अल्फ़ा जो भी आप एलिमेंट टैग करते हैं, अल्फ़ा जो है ना, ये एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा। कंडीशन क्या है, अल्फ़ा इज़ एल्जेब्राइक, है ना। जनरली जो हम डिफाइन करते हैं, अल्फ़ा जो एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉलिनोमियल p ऑफ x बिलोंग्स टू q ओवर x, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स पॉलिनोमियल q ओवर x, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सच दैट, है ना, आपको p ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा हो सकता है रैशनल हो सकता है इरेशनल हो, तो मैं यहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू r बस लिख रहा हूँ। अल्फ़ा हो सकता है रैशनल नंबर, हो सकता है इरेशनल नंबर हो, इसको मैं एल्जेब्राइक बोलूँगा। कंडीशन ये है कि q ओवर x में एक पॉलिनोमियल ऐसा मिल जाएगा कि उस पॉलिनोमियल पर ये सेटिस्फाई होगा, मतलब कि उस पॉलिनोमियल का ये रूट होगा -√2 के करस्पॉन्डेंस। अब देखिए -√2 एल्जेब्राइक है, क्योंकि आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x² - 2 बिलोंग्स टू q ओवर x, है ना, सच दैट देख सकते हैं p ऑफ -√2 इक्वल टू -√2 होल स्क्वायर -2, 2 - 2 कितना आ रहा है 0, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। मुद्दा इस बात का था, इनके करस्पॉन्डेंस q ओवर x में पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एल्जेब्राइक है, एल्जेब्राइक एलिमेंट है, तो ट्रांसडेंटल नहीं होगा, इरेशनल होगा। और डायरेक्ट आपको पता है -√2 इरेशनल है, पार्ट बी का है, तो ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। पार्ट सी के व्यू से मैंने पूरा डिटेल किया था, तो फिलहाल आंसर सी है, ये हो गया कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 0 to ∞ 3 to the power -n z - 1 होल पावर 2n कॉन्वर्जेस इफ, ये अलग अलग दिया है, ये क्या है, सभी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस आप कह सकते हो, या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कह सकते हो। तो ये बोला गया कि इसमें से कौन सा रेंज है या इसमें से कौन सा डिस्क है जिस पर ये जो है, ये जो पावर सीरीज है कन्वर्जेंट। आपको पता है जब आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना रहता है DOC, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट इसको u ऑफ n कंसीडर कर लीजिए। तो इसको जब मैं un कंसीडर किया, un हमारा है ना 3 to the power -n z - 1 होल पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ 3 to the power -n, है ना, कैपिटल z पावर n, z - 1 के स्क्वायर को मैंने शॉर्ट में मान लिया कैपिटल Z। लास्ट हम लेकिन वापस करेंगे, ये ध्यान रखें, un ये है, तो un ये है, तो un + 1 क्या होगा 3 to the power -n + 1 z पावर n + 1, तो माइनस दोनों में अलग अलग हो जाएगा, -n - 1, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ -n - 1, इतना क्लियर। और आपको ये भी पता है फॉर कन्वर्जन आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको देखिए। फॉर कन्वर्जन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un + 1 अपॉन un लेस देन 1, ये लेकर चलिए, आपको मिल जाएगा। और इधर जो राइट में साइड में जो रहेगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un + 1
दैट इज दिस वैल्यू 3 टू द पावर माइनस n माइनस 1 z पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस n z पावर n लेस देन 1। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 3 इनवर्स और यहाँ पर z। अब देखिए ये पूरा वैल्यू जो है ये इनके साथ कैंसिल, ये इनके साथ कैंसिल, लिमिट की तो ज़रूरत नहीं है, 3 इनवर्स मॉड ऑफ z लेस देन 1। क्लियर है। अब देखिए इधर मैं बना रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा 3 इनवर्स यानी 1/3 मॉड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। तो ये हो गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपने वैल्यू है ना बैक किया तो ये हो गया आपका लेस देन, इधर हुआ 3, तो मॉड ऑफ z माइनस है ना 1 लेस देन √3। डन। अब देख लीजिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये ऑप्शन डिस्कार्ड, आंसर होगा सी। ऐसा नहीं कि सी ये दिख रहा है तो सी को ही टिक कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि इक्वालिटी पॉसिबल है, इक्वालिटी में होल्ड हो रहा, इक्वालिटी को अलग से चेक करना होता है ना। मतलब कि मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू √3। तो आप यहाँ से कुछ वैल्यूज़ देख सकते हैं, क्या क्या संभव यहाँ से वैल्यू। ये तो क्लियर है कि आंसर सी और डी में से होगा, है ना, और ये भी क्लियर है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √3 होगा, लेकिन इसमें से आंसर परफेक्टली ये होगा या ये, वो देखने के लिए इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं वो देखो। कैसे देखा जाता है, अगर कंट्राडिक्शन होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो किसी एक पर ही प्रॉब्लम हो सकता है। मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू √3, यहाँ से z माइनस 1 इक्वल टू √3 माइनस √3 या i√3 या माइनस i√3, आप इसके बराबर रख करके देख लीजिए, इस कंडीशन को होल्ड करता है ना। तो ये वैल्यू जो है आप इसमें रखिए, रखने के ऊपर अगर ये डाइवर्जेंट होता है किसी वैल्यू पर तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है ना। तो ये होगा समेशन, है ना, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 टू दी पावर माइनस n z माइनस 1 होल पावर 2n, है ना। ये है ये 3 मतलब मैं डायरेक्ट ये वाला वैल्यू रख लेता हूँ, z माइनस 1 इक्वल टू √3 मतलब 3 पावर 1/2, तो 3 पावर 1/2 पूरे पावर 2n, 2 कैंसिल, 3 पावर n, 3 पावर माइनस n, 3 पावर n, बचा क्या 3 पावर 0। ये हो गया समेशन 1 दैट मीन्स 1 + 1 + 1 + एंड सो ऑन इन्फिनिटी आएगा, डाइवर्जेंट है, मतलब कि इक्वलिटी प्रॉब्लम होगा। सो ये नहीं होगा, आंसर होगा यही करेक्ट। ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछता तो आप क्या बोलते हैं, हैडमार्ट फार्मूला, वहाँ से जा सकते हैं। फिर यहाँ से भी पता चल रहा है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कन्फर्म। देखिए, लेट f फ्रॉम c टू c बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ z इक्वल्स टू u ऑफ xy प्लस i v ऑफ xy। सपोज दैट u ऑफ xy इक्वल टू 3x²y, देन f cannot be holomorphic on c for any choice of v, f is holomorphic on c for a suitable choice of v, f is holomorphic on c for all choice of v, u is not differentiable। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसा क्वेश्चन जून 2011 में भी था, है ना। जस्ट यहाँ पर u दिया, वहाँ पर v दिया था, यहाँ पर u दिया। अगर उसको आप देखे होंगे तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, लास्ट ऑप्शन को तो ऐसे ही मैं डिस्कार्ड करूँगा, क्योंकि ये जो u दिया है ये पॉलिनोमियल है xy में, और पॉलिनोमियल जो होता है वो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है, पूरे R2 पे डिफरेंशिएबल होता है। तो ये u किस पे डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है R2 पे डिफाइन होगा, है ना। तो यहाँ पर u नॉट डिफरेंशिएबल दिया है, यहीं से डिस्कार्ड हो गया। क्लियर ना, जब फंक्शन पूरे c पे डिफाइन है मतलब इसका रियल फंक्शन और इमेजिनरी फंक्शन जो है R2 पे डिफाइन होगा। अब जो बचा 3 ऑप्शन, इस पर बात कर लेते हैं। ओके, जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन है। मुद्दा इस बात का है कि फंक्शन डोमेन पर अगर डिफाइन होता है, मतलब ओपन प्लस कनेक्टेड, जिसे आप रीजन भी कहते हैं, तो फंक्शन सी पर डिफाइन है और सी जो है आपका ओपन प्लस कनेक्टेड है। इस सिचुएशन में फंक्शन की होलोमॉर्फिक होने के लिए, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक रेगुलर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि जो रियल फंक्शंस होते हैं, यानी कि u और v, ये जो फंक्शंस होते हैं दोनों के दोनों हार्मोनिक होने चाहिए। और हार्मोनिक होने के लिए नेसेसरी होता है कि दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मोटे तौर पे कहूँ तो ये हुआ कि फंक्शन को होलोमॉर्फिक होने के लिए कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो u और v है दोनों के दोनों क्या हो, आपका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो जो u दिया है पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए u क्या है आपका, ux निकाल लीजिए, लाप्लास इक्वेशन का मतलब u�XX प्लस u�y 0 होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में 2 बार, y के रिस्पेक्ट में 2 बार, और फिर ऐड करके 0 आना चाहिए। ux आएगा आपका 6xy, यहाँ से u�XX आएगा 6y, है ना, vx है ना, uy आएगा आपका 3x², u�y आएगा 0। एडिशन कीजिए, u�XX प्लस u�y 0 तो नहीं आ रहा है, 6y आ जाएगा। प्रॉब्लम हो गया। जब इसका रियल पार्ट ही हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो v की कुछ भी आप चॉइस कर लीजिए, f जो है आपका होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक नहीं हो सकता। सो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ v। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट v बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस या बाउंडेड सॉल्यूशंस ऑफ द ODE, ठीक है। देन v इज, ये पूछा गया है, वेक्टर स्पेस के फॉर्म में पूछा गया क्या होगा, या फिर ये दो ऑप्शंस में कंटेन क्या करता है, ये पूछा गया। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए ना,
क्या बोला है ना, बाउंडेड सॉल्यूशंस का सेट है V। आपको पता होना चाहिए ये जो आपको दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, राइट में 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस एलडीई है। डन। इस होमोजीनियस एलडीई के बाउंडेड सॉल्यूशंस का सेट ये पूछा गया है। तो ये जो भी हमें दिया गया है ना, इनका सॉल्यूशंस देख लेते हैं कौन कौन से बाउंडेड सॉल्यूशंस है। तो देखिए हमें ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, d² माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू इंटू यू इक्वल टू 0। इनका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इनका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m² माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m² माइनस है ना m माइनस 3m है ना प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी आपको पता है कैसे ब्रेक करना है। और फिर यहाँ से ये हो गया आपका 0, तो m माइनस 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 3, ठीक है ना। तो आपको पता है जब दोनों डिस्टिंक्ट होता है तो सॉल्यूशन क्या निकल के सामने आता है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा u ऑफ t c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर 3t, अल्फ़ा t बीटा t, अल्फ़ा है 1 बीटा है आपका 3, ये हो गया। अगर सॉल्यूशन सेट बनाए, सॉल्यूशन स्पेस बनाए तो क्या हो जाएगा आपका, इस नाम दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर 3t सच दैट c1 c2 बिलोंग्स टू, कुछ नहीं दिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट r है ना, और दिया भी है, हिंट भी है, तो फील्ड r है भाई, है ना। आपको ये तो पता होना चाहिए इनका जो सॉल्यूशन स्पेस होता है, होमोजेनियस एलडी का जो सॉल्यूशन स्पेस होता है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है ना। और वो भी जो ऑर्डर होगी उस डायमेंशन का, यहाँ ऑर्डर 2 है तो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, देख सकते हैं ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, जिसमें से ये दोनों जो है बेसिस में होंगे, दोनों एल आई फंक्शंस हैं और इनकी जो बेसिस होती है उसी को तो फंडामेंटल सेट कहा जाता है। लाइन क्लियर ना। हमें मतलब है ये जो सॉल्यूशन स्पेस है इनका हमें सबसेट देखना है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन की बात क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन यहाँ जो भी होगा वो क्या होगा, इनका सबसेट होगा ना, कंफर्म ना। तो कौन कौन से हैं जो इनमें बाउंडेड सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। ये तो क्लियर है कि अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है ना, डायरेक्टली। अब भाई t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लो, क्या दिक्कत है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप t जो है कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आप ये तो श्योर हैं कि ये जो है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर है ना, इसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है, इनका भी ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब अनबाउंडेड है भाई, ये दोनों अनबाउंडेड है। अगर c1 c2 नॉन जीरो है तो हमेशा अनबाउंडेड आएगा, अगर इसमें से एक को जीरो करें तो ये बच जाएगा अनबाउंडेड, इसको जीरो करें तो ये बच जाएगा अनबाउंडेड, दोनों अगर जीरो कर दें तो आ जाएगा सिंगलटन जीरो, और वो होगा बाउंडेड, क्योंकि जीरो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि c1 c2 को तो दोनों को जब जीरो कर दिया जाता है, उस सिचुएशन में जब इनका जो सेट बनेगा S1 नाम दे देते हैं, सिंगलटन जीरो, ये इनका सबसेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जीरो सॉल्यूशन है ना। और ये जीरो सॉल्यूशन जो है मात्र यही क्या है, यहाँ पर बाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला ऑप्शन इज वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, लेकिन इनकी जो बेसिस होगी 5 होगी, तो डायमेंशन होगा 0, तो डायमेंशन 2 डिस्कार्ड, डायमेंशन 1 डिस्कार्ड, है ना। कंटेन्स एग्जैक्टली 2, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो कंटेन्स ओनली 1 फंक्शन, वो भी ट्रिवियल, कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन u इज आइडेंटिकली 0, आंसर होगा सी। क्लियर है। देखिए द सेकेंड ऑर्डर PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल y माइनस y u डबल x प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है, डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, इसका मीनिंग डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, ठीक है। और पूछा है इनकी नेचर के बारे में, नेचर है ना, ये क्या है आपका क्वाज़िलिनियर PD है, और इनकी नेचर पूछा है, सेकेंड ऑर्डर क्वाज़िलिनियर PD की नेचर पूछा है, एलिप्टिक होगा कि पैराबोलिक होगा, कि एलिप्टिक इस रेंज में या फिर हाइपरबोलिक, 3 ही प्रॉपर्टी होती है, 3 ही नेचर होता है, एक होता है हाइपरबोलिक, एक होता है पैराबोलिक, एक होता है एलिप्टिक। कंडीशन बताया गया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है RR प्लस SS है ना प्लस TT इक्वल्स टू फंक्शन जो भी हो, तो यहाँ से है ना s² माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, अगर इक्वल टू 0 है तो फिर पैराबोलिक, अगर लेस देन 0 है तो एलिप्टिक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 पैराबोलिक, लेस देन 0 एलिप्टिक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो r है ना, स्मॉल r का मतलब क्या है, यहाँ पर ये डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, r का मतलब होता है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, पता भी होगा आपको, स्मॉल s का मतलब है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल t का मतलब है डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर। डन, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हो सकता है u के जगह हम z दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखते हैं s² माइनस 4RT, ठीक है।
अब देखिए एस यहाँ पर इसको जमा करके आप लिख लीजिए, सबसे पहले अरेंज कीजिए तो माइनस वाई, यही आपका स्मॉल आर है भाई, है ना, और फिर प्लस बाकी सब नहीं है ना, 0 इंटू टी 0 इंटू एस, है ना, देख सकते हैं, और ये सीधा सीधा टी है, मतलब प्लस 1 इंटू टी इक्वल्स टू, और जो भी है उसको इक्वल करके माइनस एक्स क्यूब यू करके, ठीक है ना। अब ये जो है देख सकते हैं 0 स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई और 1 माइनस माइनस प्लस 4y, कन्फर्म हुआ ना। एस स्क्वायर माइनस 4r कितना है 4y। अब 4y में हमें x से मतलब ही नहीं है, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हुआ, ठीक है। तो भाई यहाँ सभी ऑप्शन में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दे दिया है, ऐसा तो नहीं कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम कर रहा है। अब बस y को देखना है अपने को, y अगर ग्रेटर देन 0 तो ये ग्रेटर देन 0, है ना, 4 पॉजिटिव है ना, इस तरह से y ग्रेटर देन 0 तो ये ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, अगर y इक्वल टू 0 तो ये इक्वल टू 0 पैराबोलिक, अगर y लेस देन 0 तो ये लेस देन 0 आपका एलिप्टिक। देख लीजिए पहला ऑप्शन एलिप्टिक फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, गड़बड़ कर दिया है ना, क्योंकि जब y पॉजिटिव होगा उस समय हम एलिप्टिक कैसे कहेंगे। पैराबोलिक ये भी गड़बड़ कर दिया, जब y इक्वल टू 0 होगा एग्जैक्टली तब पैराबोलिक होता है। एलिप्टिक y लेस देन 0 ये सही है, अगर y निगेटिव होगा y लेस देन 0 होगा तो ये भी निगेटिव होगा, और निगेटिव होने से एलिप्टिक कन्फर्म, ठीक है। हाइपरबोलिक ये y लेस देन 0 बोल दिया, ये इसलिए गड़बड़ हो गया, ग्रेटर देन 0 होता ना तब हाइपरबोलिक होता, तो हमारा आंसर होगा 13 का सी, कन्फर्म है। अब हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 50,000 इज, ये बोला है, ऑप्शंस दिया गया है ना। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला अगर पता तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप इनके पॉजिटिव डिविजर्स को कहाँ ढूंढते रहेंगे भाई, है ना। तो जैसे मान लो 10 होता 50 होता तो समझ आता है, 50,000 है, इसके लिए फार्मूला ही आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है अगर एन जो है जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको पहले क्या करना रहता है, प्राइम फैक्टर। अगर एन जैसे कि p पावर a, q पावर b, r पावर c के फॉर्म में है तो इसका जो ये प्राइम नंबर्स हैं p, q, r, a, b, c नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका जो सम ऑफ इनका जो पॉजिटिव डिविजर्स होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, उसको टाउ फंक्शन से डिनोट किया जाता है। तो टाउ ऑफ एन होता है a+1 इंटू b + 1 इंटू c + 1, क्लियर है। और हमें किसका देखना है 50,000 का, n इक्वल टू है 50,000। अब देखिए 50,000 का मतलब 5 इंटू 10,000 है ना, यानी कि 5 इंटू 10 पावर कितना है 4। इसको और रिजॉल्व कीजिए, 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 4, तो 5 इंटू 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, इसका मतलब ये हुआ 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 5। लाइन क्लियर, अब आसानी से बन जाएगा। तो फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ इतना ये हो जाएगा टाउ ऑफ 50,000 है ना, और टाउ ऑफ ये है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 5, कितना होता है a+1 इंटू b + 1 इंटू c + 1। तो यहाँ पर 2 5 प्राइम नंबर्स, 4 5 आपका नेचुरल नंबर से क्या हो जाएगा 4 + 1 इंटू 5 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल इसी फार्मूला में रख रहे हैं, तो 4 + 1 5 + 1 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 यार कितना होगा 30, डन। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 50,000 इज 30, सो आंसर विल बी बी, ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। देखिए लेट कैपिटल M इक्वल्स टू A1 A2 A3 सच दैट AI बिलोंग्स टू 1 2 3 4 A1 + A2 + A3 इक्वल्स टू 6, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल M इज, दैट इज इनकी कार्डिनलिटी पूछा है कि 8 9 10 12 कौन सा होगा, है ना। एम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए भाई, ऐसे ट्रिपलेट्स को कलेक्ट करना है जिसकी एंट्रीज जो है 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ इन तीनों का जो सम है, योगफल है, वो 6 आना चाहिए। अब ये जो सम है इसी में कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और कुछ भी तरह से ऐड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको एक प्रॉपर वे चाहिए, मैं जो भी बताने वाला हूँ तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए केयरफुल्ली। तो ऐसे ट्रिपलेट्स को लेना है जो एंट्रीज तो यहाँ से आएगा, साथ ही साथ सम 6 ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितने इसमें ट्रिपलेट्स होंगे वही इनकी कार्डिनलिटी होगी, दैट्स इट। तो एक अच्छा तरीका आप कॉम्बिनेशन में लिख लिए 1 + 1 + 4, देखिए आपका है ना, पहला ये होगा आपका 1 1 4, ठीक है। ऐड करने पर 1 + 1 + 4 कितना आएगा 6 आएगा। तो मैं सबको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। 1 + 1 + 4 कितना होगा, मैं इसी को टारगेट बनाया, यहीं से आंसर मिलेगा। 1 + 1 + 4 6 आएगा, 1 + 2 + 3 6 आएगा, 1 + 3 + 2 6 आएगा, 1 + 4 + 1 6 आएगा, और नहीं बना सकते। नेक्स्ट 1 + 1 सामने रखकर मैंने किया, अब 2 को सामने रखकर कीजिए, 2 + 1 + 3, 2 + 3 + है ना 2 + 2 + 2,
2 + 3 + 1 और नहीं किया जा सकता। अब 3 को कीजिए 3 + 1 + 2 3 प्लस है ना 2 + 1 ये भी हो गया। अब नेक्स्ट 4 + 1 + 1 क्लियर हुआ है ना। तो 1 1 4 ट्रिपलेट पे लीजिए 1 2 3 है ना 1 1 4 1 2 3 1 3 2 1 4 1 समझ रहे हैं, ऐसे पेयर्स में पूरे आएंगे। इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस एंट्रीज को लेते हुए। तो कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ऐसे कितने ट्रिपलेट्स आएंगे 10 आएंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी बोले तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज 10, आंसर होगा सी। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लास्ट डिजिट ऑफ 38 होल पावर 1031 इज, ये दिए ऑप्शंस में 6 2 4 8। चाहे लास्ट डिजिट बोले चाहे यूनिट डिजिट बोले एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो जो भी है मैंने यहाँ पर टैग किया, क्या किया जाता है बताया गया था इससे पहले भी। जो यहाँ पर 8 है ना यूनिट में, उसी को आप क्या कीजिए उनकी ऑर्डर को देखिए। हमें पता है ऑर्डर ऑफ 8 कितनी होती है 4 होती है। 2 3 7 8 की ऑर्डर 4 होती है। तो 8 की ऑर्डर 4 है, ठीक है। जो भी ऑर्डर है उसको पावर के साथ डिवाइड कीजिए 1081 के साथ। इनके बारे में अगर अच्छे से आपको डिटेल में जानना है तो इस पर मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया था। ग्रुप थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट थे ना उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्लेलिस्ट में भी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8 की ऑर्डर है 4 को हमें इससे डिवाइड करना है। डिवाइड किया मैंने है ना 4 2 कितना हो जाएगा 8 2 यहाँ से कैंसिल 8 आया 7 ये हो गया कट, बचा यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो 1 क्या है रिमाइंडर है। इतना तो क्लियर हुआ ना कैसे हुआ। 4 × 2 = कितना होता है 8, तो यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। अब 8 यहाँ पर लिए 4 × 7 R कितना होता है 28। अब उसके बाद फिर है ना 4 × 7 28 होता है, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर है, ठीक है। क्या किया जाता है जो भी यहाँ पर 8 है उसके पावर में रिमाइंडर को किया जाता है। कितना आया 8, यही होगा लास्ट डिजिट। अगर रिमाइंडर 0 होता तो उस सिचुएशन में इस 8 के पावर में सीधा सीधा ऑर्डर को किया जाता। तो फिलहाल तो यहाँ पर 1 था, 8 पावर 1 8, तो आंसर होगा डी, बोले तो 8। कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट f of x equals to x³ + 2x² + 1 and g of x equals to 2x² + x + 2 then over z3 fx and gx are irreducible। इसमें बोला है fx है irreducible, gx is not, है ना। g of x is irreducible और f of x is not, यहाँ बोला है neither nor irreducible, ठीक है। irreducibility के कॉन्सेप्ट मतलब ये रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं स्पेशली Z3 पर की वजह से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ओवर क्यू होता है तो अलग तरीका है। जब Z3 यानी Zn पर होता है, ये क्या होता है रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। तो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 3 है ना। ये एक्चुअल में है Z3 + 3.3, यही तो है, ठीक है ना। और ये मॉडुलस 3 के अंदर होता है। Z3 को पहले आपको एक्सप्लेनेशन कर लेना चाहिए। Z3 का मतलब है 0 1 2 अंडर मॉड्यूलो 3। लाइन क्लियर। ट्रिक है, तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, है ना। जब भी ऐसे Zn पर बोला जाए इरिड्यूसिबिलिटी का कंडीशन, तो कंडीशन ये होता है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को पुट करके इसमें देखिए। जैसे मैं fx के बारे में बात करूं तो 0 1 2 को मैं इसमें पुट करके देखूंगा, पुट करके रखूंगा, और पुट करने पर अगर 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब कि ये नॉट इरिड्यूसिबल, मतलब रिड्यूस हो जाए मानना पड़ेगा। मतलब 0 आने पर f of x जिस भी पॉइंट पे 0 हो सकता है, तीनों पर 0 हो सकता है, कुछ पॉइंट पर हो, एक भी पॉइंट पर अगर 0 आ रहा है f of x जो है तो समझ लीजिए कि नॉट इरिड्यूसिबल, अदरवाइज इरिड्यूसिबल ही होगा। सेम g of x के लिए भी समझिए। कंफर्म हो रहा है ना। तो देखते हैं यही चीज़, यही तरीका है। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं। f of 0 होगा 0 + 0 + 1 यानी कि 1, और याद रखिए इस 1 का मतलब है 1 मॉड्यूलो 3, ठीक है। 1 मॉड्यूलो 3 जब सॉल्व होगा, है ना, क्या किया जाता है ना, इस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर तो 1 तो ऑलरेडी 3 से छोटा है, क्या डिवाइड होगा, सीधा सीधा रिमाइंडर 1 आएगा। 0 आ रहा है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं 1 पे। ऐसे तीनों में से कोई पॉइंट पे 0 हो सकता है, इसलिए तीनों पे चेक कर सकते हैं। तीनों पे चेक करेंगे। 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4, 4 mod 3 कितना आएगा 1, अब भी नॉन ज़ीरो। अब बात करते हैं f ऑफ, है ना, नेक्स्ट 2 पर, तो हो जाएगा 8 + 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 + 1, 8 8 16 1 17 mod 3, है ना, यहाँ आएगा 2 नॉन ज़ीरो। अब देख सकते हैं इनके हर एक पॉइंट पर f ऑफ x जो है नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि f ऑफ x इरिड्यूसिबल होगा। ये जो f ऑफ x इज नॉट वाला ऑप्शन दिया है नाइदर नॉर, ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है। 50-50
मैं इसके बारे में बताया तो 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो बचा 2 ऑप्शन ना मात्र। अब देखते हैं जी ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। इतना हो गया क्लियर है ना, कम से कम एक तरीका तो आपको क्लियर रहेगा। तो जी ऑफ, अब 0 1 2 इस पर रखिए, 0 रखा, ये आ गया 2 है ना। इस 2 का मतलब मैंने बोला था 2 मॉड्यूलो, हम डायरेक्ट इसी में रख लेते हैं, 2 मॉड्यूलो कितना हो जाएगा आपका है ना 3। तो क्या ये 0 आएगा, ये तो 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। जी ऑफ 1 कीजिए, कितना होगा है ना 2 + 1 + 2 5 मॉड्यूलो 3, क्या आएगा, अभी भी 2 आएगा, नॉन ज़ीरो। जब 2 रखेंगे तब 4 × 2 कितना आ जाएगा 8 + 2 + 2 12 मॉड्यूलो 3। हाँ, यहाँ पर गौर कीजिए आप, 3 4 12 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो देख सकते हैं कि 0 1 2 में 2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये 0 दे रहा है, मतलब ये नॉट इरिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल हो जा रहा है, मानना पड़ेगा, ठीक। तो जी ऑफ एक्स इज़ नॉट, हमारा आंसर होगा बी। ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि दोनों बोला था इसमें। तो ये हुआ एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल बट जी ऑफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल, दैट इज रिड्यूसिबल। कन्फर्म है। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है दिसंबर 2012 है, उस पर हम बात करेंगे। किसी भी तरह से आपको क्वेरी है या कोई आपको लगता है कि कुछ नया करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।